वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आप सबका। आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का 4th चैप्टर। देखिए, दोनों साइड्स हम देख लेते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में से जो है काफ़ी सारे पॉइंट्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। जैसा आपको पता है कि सिलेबस जो है रिवाइज हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे पॉइंट्स इस चैप्टर में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। और ये चैप्टर जो है अब आपके 2 मार्क्स का होगा। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जितने भी टॉपिक्स आपके लिए रखे गए हैं, उनमें से कहीं से भी इस तरह से, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वरना आप अगर सिर्फ पॉइंट्स याद करो, कई बार ऐसा होता है कि जब बड़े क्वेश्चन आने के चांस होते हैं तो आप पॉइंट्स याद कर लेते हो और उनकी स्टोरी एलाबोरेट कर सकते हो। लेकिन इस चैप्टर के साथ छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जब मार्क्स कम है और एक पूरा टॉपिक है, तो उस टॉपिक में से कहीं भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बहुत ही माइनर सा दिखता है। एक बार के अपन ये सोच लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन जो है एक बार को स्किप कर दे, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस टॉपिक में से स्पेशली आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, मतलब आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते कि ये हम पढ़ेंगे नहीं। अगर आपको एक ही टॉपिक दिया है तो वो टॉपिक आपको कंप्लीटली लर्न करना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आपके रखा गया है इस चौथे चैप्टर में से, चैप्टर का नाम है विश्व का इतिहास। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक रखा गया है, वो है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखिए, औद्योगिक क्रांति क्या हुई, सबसे पहले इसके अर्थ पर ही चर्चा करेंगे हम। पहले आपको पता है कि जब इंसान जो है पुराने टाइम में सारे काम मैन्युअली करता था, हाथ से करता था, तो काम को करने की गति भी कम थी और जो उत्पादन होता था वो भी कम होता था। लेकिन इंसान तो इंसान है, दिमाग बहुत चलता है। हर चीज़ में ये देखा जाता है कि किस तरह से अपना पेस क्रिएट किया जाए, किस तरह से गति बढ़ाई जाए, किस तरह से उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कमाई की जाए। ये सारी चीज़ें जो है इंसान के दिमाग में कंटिन्यूसली चलती रहती है। अभी आप देखते हैं कि पहले टाइम में हम फ़ोन पर बात कर पाते थे, उससे पहले फ़ोन जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, और अब जो है बच्चों के हाथों तक में मोबाइल पहुंच गए। तो यानी ये जो क्रांति हुई है, ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, उसके बारे में ये टॉपिक है। तो औद्योगिक क्रांति है क्या? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ स्पष्ट कीजिए या परिभाषा दीजिए, वो मैंने आपका एक ही जो है पॉइंट में पूरा का पूरा इंक्लूड कर दिया है। इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपको कुछ जो है इतिहासकार या कुछ जो बुद्धिजीवी हैं उनका नाम याद रखना होगा, और ये ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने क्या कहा था या क्या किया था। देखिए, जरूरी ये है, क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि औद्योगिक क्रांति को ये किसने कहा, या औद्योगिक क्रांति में इन्होंने औद्योगिक क्रांति को क्या कहा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मार्किंग कम है और एक ही टॉपिक है, तो उसमें से ट्रिकी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो शुरू करें औद्योगिक क्रांति को। सबसे पहले तो औद्योगिक क्रांति शब्द कहाँ से आया? औद्योगिक क्रांति का जो शब्द है वो फ्रांस में कहा जाता है कि जॉर्जिक मिशेल नाम के एक जो है इंटेलेक्चुअल थे, और जर्मनी में काइड्रिक एंजेम, मतलब ये माना जाता है कि इन दोनों ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो जॉर्ज मिशेल और काइड्रिक एंजेम ने किया था। ये आपको याद रहे नहीं रहे कि फ्रांस के थे या जर्मनी के थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये नाम याद रखने होते हैं कि जॉर्जिक मिशेल और काइड्रिक एंजेम ने पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। फिर एक बुक आई थी, नाम था लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एक बुक है, बुक का नाम है ये लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये बुक लिखी थी अर्नोल्ड टॉयनबी ने, और इन्होंने ये कहा था कि औद्योगिक क्रांति कोई एक दिन में, कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं थी। ये सतत विकास का परिणाम है। सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूसली अगर डेवलपमेंट होता है तो औद्योगिक क्रांति उसकी वजह से हुई थी। फिर G.W. साउथगेट नाम के जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये कहा कि ये क्या था, ये पूरी की पूरी प्रणाली में ही परिवर्तन था, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है उसी में बदलाव को औद्योगिक क्रांति कहा गया।
C.D. हेजन का कहना था कि जो कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण कर दिया गया उसको औद्योगिक क्रांति कहते हैं। कुटीर उद्योग क्या होते हैं? देखिए कई सारे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन जो है अपने घर के लेवल पर किए जाते हैं। कई लोग सिर्फ अपने घर में कोई ऐसा बिजनेस करते हैं कि रॉ मटेरियल लाते हैं और उनसे सामान बना के बेचते हैं। तो ऐसा कोई प्रोडक्शन या ऐसी कोई इंडस्ट्री जो सिर्फ घर से ही संचालित की जा सके, घर के ही मेंबर मिलके जिसको चला सके, उसको कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग कहते हैं। तो कुटीर उद्योगों में भी जो है मशीनों का प्रवेश हो गया, तो इसी को औद्योगिक क्रांति कहा गया। या डेविड का कहना है कि वो सारे परिवर्तन जिन्होंने उत्पादन की, प्रोडक्शन की गति बढ़ा दी, वो क्या कहलाते हैं? औद्योगिक क्रांति। और सबसे ऑथेंटिक जो परिभाषा मानी जाती है वो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस की। उनका उसमें लिखा है कि 18वीं सदी के वो सारे परिवर्तन जो आर्थिक और तकनीकी विकास करवाते हैं, मतलब वो सारे विकास जो चाहे तो आर्थिक रूप से हुए हों, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल हुए हों, या फिर तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी में हुए हों, उनके कारण क्या हुआ? उद्योगवाद का जन्म हुआ, यानी कि औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। तो ये क्या है? ये सारी वो डेफिनेशंस हैं या मीनिंग है कि औद्योगिक क्रांति होता क्या है या किसे कहा जा सकता है। Industrial Revolution, the word itself, Industrial Revolution, was first used by Georges Michel and Friedrich Engels. Michel was of France and Engels was a German, and they used the word for the first time in this world. Then Arnold Toynbee said in his book Lectures on Industrial Revolution that it is a continuous process. It is not a sudden event. It is not an accidental thing. It is a result of continuous process. It is continued from last 3 or 4 centuries, and it will continue after that. So it is a result of continuous process. G.W. Southgate said that it is the change in the whole process. It is not affecting only a single thing or a single production, but it is a change in this whole process. C.D. Hagen said that mechanization of the cottage industry called Industrial Revolution. David said that the changes which accelerated the pace of production, the accelerated means which had increased it. So the changes which had accelerated the pace of productions are called Industrial Revolution. But authentically we can say that Encyclopedia of Sciences said that due to it, technical and economical growth become faster in 18th century. Whole and whole we can say that whole of the changes which happened in 18th century in the face of technology, in the face of economy are called industrial revolution. 18वीं सदी में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, मशीनें जो है लोगों ने बनाना शुरू किया। 18वीं सदी आते आते क्या हुआ कि लोगों ने एकदम से ऐसा लगा कि अब नहीं, ये जो प्रोडक्शन है ये बढ़ाना ही पड़ेगा और इसके लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाने ही पड़ेंगे जो टेक्नोलॉजिकली जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो। तो मशीनों का उपयोग शुरू हुआ और इसी को अगर वृहद स्तर पर मतलब कि कारखानों में और इस तरह से शुरू किया गया तो इसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकता है वो ये है कि औद्योगिक क्रांति के होने से क्या परिवर्तन आए। देखिए अभी मैंने बोला ना कि ये 2 नंबर का है, तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सटल क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं। तो अपन इस चैप्टर को या इस टॉपिक को जो है क्वेश्चन वाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता था कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि औद्योगिक क्रांति से क्या परिवर्तन आए। तो चूंकि 2 नंबर का आएगा तो फिर आप इसको इस तरह से पॉइंट वाइज लिख सकते हो। जी ये पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं। जैसे पहला ये परिवर्तन आया कि हाथों के स्थान पर यंत्रों का प्रयोग होने लगा, यानी पहले जो सारे काम हाथों से किए जाते थे वो सब जो है वो मशीनों से किए जाने लगे। वर्क विद पावर टूल्स इंस्टीड ऑफ बीइंग मैनुअल, ठीक है ना, पहले सारे काम मैन्युअली होते थे। नाउ दे स्टार्टेड वर्किंग विद पावर टूल्स। पावर टूल्स क्या होते हैं कि जब मशीन चलाने के लिए भी हाथों का प्रयोग नहीं करके किसी ईंधन का प्रयोग किया जाए तो उनको पावर टूल्स कहते हैं। तो वर्क स्टार्टेड विद पावर टूल्स इंस्टीड ऑफ बीइंग मैनुअल। ओके,
दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि इस्पात बनाने के कारखाने लगाए गए। देखिए, जब मशीनों की जरूरत पड़ती है तो मशीनें तो जो है लोहे से बनती है, लेकिन अगर वो प्योर जो है आयरन से बनाई जाती है ना, तो एक थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार उसके टूटने के या इस तरह के चांसेस रहते हैं, जबकि इस्पात जो होता है, स्टील जो होता है, वो लोहे से ज्यादा मजबूत होता है। तो अब क्या हुआ, अब स्टील के जो प्लांट्स होते हैं, जो ऐसी फैक्ट्रीज लगाई गई जहां स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये सबसे बड़ा एक परिवर्तन हुआ कि अब स्टील मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वर स्टार्टेड, ये दूसरा परिवर्तन हुआ। तीसरा परिवर्तन ये हुआ कि कृषि जोतों का आकार बढ़ा। जोत क्या होता है, देखिए खेत जितने आकार का होता है उसको जोत कहा जाता है। अब हुआ ये कि जब मशीनों से काम हो रहा है तो एक छोटे से खेत में मशीन से काम नहीं किया जा सकता, मशीन तो बहुत बड़े लेवल पे काम करेगी। जब तक हाथों से काम हो रहा था तब तक छोटे छोटे खेतों में काम चल रहा था। अब जो है खेतों का आकार भी बढ़ गया, लोगों ने कम्युनिटी फार्मिंग स्टार्ट कर दी, या ये कह सकते हैं कि जो है बड़े बड़े खेतों को अब अपना लिया ताकि मशीनों से जो है बड़े लेवल पे काम किया जा सके। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज स्टार्टेड इन रेंचेस। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, रेंचेस का मतलब होता है बड़ी जोत या बड़े खेत, ठीक है। फिर बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, पैसे आए, कैपिटल बढ़ा। तो कैपिटल को कई बार ऐसा होता है कि आप जब डिपॉजिट कर रखना चाहते हो, जमा करना है कहीं, ताकि आपकी जो पैसे हैं, जो पूंजी है, वो सुरक्षित रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको इस समय कैपिटल की जरूरत है जिसको आप धीरे धीरे चुका सको, तो चाहे तो आपको डिपॉजिट करना है या आपको लोन लेना है। दोनों ही चीजों के लिए जो है बैंकिंग प्रणाली या बैंकिंग सिस्टम जो है डेवलप की गई या उसमें ग्रोथ हुआ। अगला चेंज ये हुआ कि यातायात में मूलभूत परिवर्तन हुआ। बेसिक जो सारे चेंजेस आए वो यातायात में बहुत ज्यादा फंडामेंटल चेंजेस हुए। वो इसलिए हुए क्योंकि अब जब इतना प्रोडक्शन हो रहा है तो फैक्ट्री से वो प्रोडक्शन को मार्केट तक ले जाना या किसी और देश तक पहुंचाना, ये सब काम शुरू हो गए। तो यातायात में परिवर्तन करना जरूरी हो गया, बहुत ज्यादा इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जरूरी था। रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक लाना है, उसके फ्यूल को फैक्ट्री तक पहुंचाना है, बड़ी बड़ी मशीनों को फैक्ट्री तक पहुंचाना है, वापस माल लेके जाना है। तो इस तरह से जो हुए यातायात में बहुत ज्यादा जो है मूलभूत परिवर्तन हुए, फंडामेंटल चेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट परिवर्तन क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। अब कोई छोटा देश है, ब्रिटेन जैसा देश था जिसने जिसने टेक्नोलॉजिकली ग्रोथ कर लिया, उसने बहुत वृद्धि कर ली तकनीकी दृष्टि से। अब हुआ क्या, जो इतनी सारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो इतना उत्पादन हो रहा है, उसको कहीं तो बेचना पड़ेगा। तो अगर अपने देश में जनसंख्या कम है, जगह कम है, तो उसको बेचने के लिए वो विदेशों में जाने लगे। इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। तो अगर 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक क्रांति से विश्व में क्या परिवर्तन देखे गए, तो उन परिवर्तनों को आप सीधे पॉइंट वाइज जो है डिपिक्ट कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन मार्किंग कम है तो आप सिर्फ पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इस चैप्टर में अगला टॉपिक है इस पॉइंट में कि ये जो औद्योगिक क्रांति हुई ये इंग्लैंड से ही क्यों शुरू हुई। ऐसा पूछा जा सकता है, ये इंग्लैंड से ही क्यों शुरू हुई, ऐसा क्या कारण था कि इंग्लैंड से ही ये शुरू होनी थी, या विश्व में और भी बहुत से देश थे, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि वहीं पर ये पनपी सारी डेवलपमेंट जो इतनी भी हुई वहीं हुई। इसकी देखो कुछ वजह है, और पहली वजह थी विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश का मतलब होता है जहां आपने बिजनेस के लिए जिस एरिया को कैप्चर कर रखा है, अपने अंडर कर रखा है, अपने अधीन कर रखा है, उसको उपनिवेश कहा जाता था। और उस समय एक बार विश्व में ये कहा जाता था कि इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसका मतलब ये है कि चाहे पूर्व का देश हो चाहे पश्चिम का देश, इंग्लैंड का जो है हर जगह शासन होता था। तो ऐसे में जब इतने उपनिवेश उसके थे तो बहुत से उसके पास साधन भी थे, तो औद्योगिक क्रांति शुरू वहां होना लाजिमी था। लार्ज colonial empire was the first reason that industrial revolution started in London, or you can say England. फिर लोहे और कोयले की खाने आसपास होने से क्या मतलब है, देखिए जो लोहा निकाला जाता है वो हम सभी जानते हैं कि अशुद्ध होता है, मतलब वो ओर होता है, अयस्क होता है। तो उस आयरन ओर को आयरन या फिर बाद में स्टील में चेंज करने के लिए, इस्पात या फिर लोहे में बदलने के लिए उसको गर्म करना पड़ता है, भट्टियों में पिघालना पड़ता है, फिर उसकी जो अशुद्धियां हैं वो दूर की जाती है।
और ये जो गर्म किया जाता है या पिघलाया जाता है, ये जो माइनिंग वाला कोयला होता है ना, खनिज कोयला, उसी से किया जा सकता है। तो इंग्लैंड में एक बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी ये थी कि लोहे और कोयले की खानें आसपास थी। इससे क्या होता है कि दोनों चीज़ों को, या तो लोहा इसको कोयले की खाने जहाँ है वहां पर फैक्ट्री लगाकर वहां ले जाओ, और या फिर कोयला वहां ले जाओ। तो इसकी बजाय अगर दोनों की खाने आसपास होती है ना, तो वहां लोहे की या स्टील की इंडस्ट्री लगाना ईजी हो जाता है। फिर अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। अब उस समय क्या हुआ था कि शहरीकरण का दौर शुरू हुआ था। शहरीकरण ये होता है कि गांव में अपने अपने घर छोड़ के लोग शहरों की तरफ आते हैं। इसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होना या फिर अपने परिवार के लिए बेहतर सुविधाएं चाहना, तो इस वजह से लोग शहरों की तरफ आते हैं। तो जब शहरों में जो लोग आए थे, काम तो करने के इच्छुक थे ही, अच्छा वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं थे, लेकिन वो काम करने के एकदम इच्छुक थे और काम अपने यहाँ काम सीखे हुए थे लगभग। तो ये अर्धकुशल कारीगरों की जो उपलब्धता हुई वो इंग्लैंड के लिए फायदेमंद रही। अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर, और साथ ही में उस समय के जो तत्कालीन युद्ध थे उनकी वजह से कई सारे शरणार्थी भी इंग्लैंड में आए थे। तो वो जो शरणार्थी थे वो भी कारीगरों के रूप में उनको काम में आए। फिर उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन। इसका अर्थ ये है कि इंग्लैंड ने बहुत चतुरता से, एक जो इंग्लैंड के जो उद्योगपति थे उन्होंने बहुत चतुरतापूर्ण काम किया। वो ये था कि उन्होंने ऐसी चीजों का उत्पादन शुरू किया जो ज्यादा काम आए। जैसे हम सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं कपड़े का। कपड़ा जो है सभी पहनते हैं, ठीक है। अगर हाथ से कपड़ा बनाया जाए तो क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा तो लेबर लगती है, श्रम लगता है और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। लेकिन अगर यही कपड़ा मशीनों से बन रहा है तो उसमें टाइम भी कम लग रहा है, लेबर भी कम लग रहा है, खर्चा भी कम आ रहा है, और वो कपड़ा भी अच्छी क्वालिटी का था। तो इससे क्या, इस तरह की उपयोगी चीजें बननी शुरू हुई ना, तो वो बिकेंगी भी ज्यादा, और बिकेंगी ज्यादा तो वो फैक्ट्रीज चलेंगी भी ज्यादा। तो प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द कंजम्पशन, व्हेन दिस प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड टू बी डन, तो ये औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है एक्सीलरेट कर गई। फिर फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड वॉर। अब इससे इंग्लैंड का क्या लेना देना। देखिए, एक कहावत है कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। अब हमें जब जरूरत पड़ती है ना तो हम रास्ता निकालते हैं। तो जब फ्रांस में क्रांति हुई और उसके बाद में फ्रांस युद्ध हुआ फ्रांस का, तो वो इंग्लैंड का मित्र देश है, तो अपने मित्र देश की सहायता में अपने सैनिक भेजे। और जब उसके सैनिक वहां हैं तो उनकी हेल्प के लिए, या ये कह सकते हो कि उनकी सुविधाओं के लिए, इंग्लैंड को ऐसी मशीनें जो है आविष्कार करना ही पड़ा, या ऐसी तकनीकें अपनानी ही पड़ी जिनसे वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके या उनकी हेल्प कर सके, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध भी एक बड़ा कारण रहा। फिर पूंजी की उपलब्धता। शुरू के ही पॉइंट में हमने देखा कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो है पूरे दुनिया में इंग्लैंड का शासन था। तो रिच कंट्री तो थी ही, तो जो रिच होते हैं वही तो ये कोशिश कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं कि कुछ नवाचार जो है अपने बिजनेस में शुरू करें। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल वाज अ मेजर रीजन। देन अनुकूल भौगोलिक स्थिति। अनुकूल भौगोलिक स्थिति, आप देखें अगर कभी विश्व का नक्शा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इंग्लैंड जो है वो विश्व के बीचों बीच है लगभग। और बीच में होने का मतलब है वो पश्चिम के देशों से भी उतना ही कनेक्टेड है जितना कि पूर्व के देशों से। वहां आवागमन भी उतना ही उसके लिए इजी होगा जितना कि पूर्व के देशों में। तो ये जो इंग्लैंड को सुविधा मिली कि वो दोनों तरफ के देशों के साथ बराबर जो है संपर्क कायम रख सके, इंग्लैंड के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हुआ। जो सूटेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन was an quite an improving thing for England. Then वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। ये इंग्लैंड में ये हुआ कि जो वैज्ञानिक थे वो नए नए आविष्कार करते थे और उनको इंग्लैंड की सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया गया, उनको जो है इंस्पिरेट किया गया, उनको प्रोमोट किया गया कि आप इस तरह के आविष्कार कीजिए जिससे कि हमें उद्योगों में फायदा मिले। तो ये जो नवाचार करने की रीति वहां से शुरू हुई, ये सब वो कारण रहे जिससे कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही शुरू हुई। अब इसमें ये जो अब मैं बताने वाली हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सारे टॉपिक का। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर छोटे क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा कि इंग्लैंड में ही क्रांति आरंभ क्यों हुई, क्रांति से क्या परिवर्तन हुए, या क्रांति का अर्थ क्या है, ये सब चीजें तो समझने वाली होती है, तो आप पॉइंट से समझ सकते हो। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन वो होते हैं कि जिनमें आपको डेटा याद रखना होता है, जिनमें आपको तथ्य याद रखने होते हैं। जैसे ये है कि आविष्कार और सुधार जो इस औद्योगिक क्रांति के तहत हुए, उनका किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा या किस क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए, सुधार हुए।
तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ। इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन कौन से सुधार हुए या कौन कौन से नए इन्वेंशंस किए गए। सबसे पहले जो है एक जमींदार थे जेथ्रोटल नाम के, ये यॉर्कशायर के जमींदार थे। इन्होंने क्या किया था, बीज बोने की मशीन जो है उसका आविष्कार किया। अब होता क्या है, पहले के टाइम में, इससे पहले, इस आविष्कार से पहले जो बीज है, अब एक एक इंसान एक एक बीज को ऐसे अंदर तो डालता नहीं है, तो वो बीज को खेतों में बिखेर देते थे। उससे होता है कि काफी सारे बीज जो है वो जमीन में जा नहीं पाते थे, तो धूप से खराब हो जाते थे कई बार, या फिर जो पक्षी है वो उनको चुग लेते थे। तो इससे बीज खराब होने की आशंका ज्यादा होती थी और फसल बनने की आशंका कम होती थी। हुआ ये कि जेथ्रोटल ने जब बीज बोने की मशीन का आविष्कार किया, जिसको सीड ड्रिल कहते हैं, उस सीड ड्रिल से बीज अंदर तक चले जाते थे। तो उससे क्या हुआ, बीज के खराब होने की जो है वो चांसेस बहुत कम हो गए। फिर एक जमींदार और थे, नाम था टाउनशेंड। देखिए नाम और उन्होंने क्या क्या किया आविष्कार, इसको एकदम आपको अच्छे से याद रखना है। टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। फसल चक्र क्या होती है, पहले किसान फसल बो दी और उसके बाद में जो है फसल काटने के बाद काफी टाइम तक खेत को परती छोड़ देते थे या बिना बोया हुआ छोड़ देते थे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम सबको पता है कि खेत की जो भूमि होती है उसके अंदर अपना एक उर्वरक जो है उसका लेवल होता है उर्वरा का, तो वो उसको रिटेन करना, उसको बनाए रखना जरूरी होता है। तो इसके लिए वो क्या करते थे, छोड़ देते थे ताकि प्राकृतिक ह्यूमस बनता रहे। लेकिन टाउनशेंड ने एक सिद्धांत दिया कि फसलों को अगर जो है साइकिल से बोया जाए, मतलब कहने का कि बदल बदल कर बोया जाए, तो उससे भी जो भूमि की उर्वरता है वो बनाई रखी जा सकती है। जैसे 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से कई सारी फसलें ऐसी होती है जिनकी जड़ों में जो है ऐसे जीवाणु रहते हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन लेके और भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं, है ना। तो ये जो सिद्धांत दिया था कि किस फसल के बाद किस फसल को बोने से भूमि की उर्वरता रिटेन की जा सकती है, बनाए रखी जा सकती है, लैंडलॉर्ड टाउनशेंड रोटेशन ऑफ क्रॉप जो उन्होंने दिया था उससे ये पॉसिबल हो पाया। फिर रॉबर्ट बैकवेल ने जो है भेड़ों और गायों की नस्ल का सुधार किया, इम्प्रूव्ड द ब्रीड ऑफ शीप एंड काउज। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, एंड दिस इज एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, है ना। जो भी कृषि की बात करते हैं तो पशुपालन बिल्कुल साथ साथ ही चलता है। क्यों, क्योंकि कृषि के साथ जो हमें खाद्यान्न प्राप्त होते हैं उसके अलावा क्या प्राप्त होता है, चारा प्राप्त होता है जिससे पशुओं को पाला जाता है। अच्छा, जब हम खाद्यान्न की बात करते हैं तो पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि पेड़ों से मिलने वाले। तो रॉबर्ट बैकवेल ने क्या किया, भेड़ों और गायों की नस्ल में सुधार किया। इससे गायें दूध ज्यादा देने लगी, दूध ज्यादा हुआ तो वो भी खाद्यान्न के लिए जो है उस सेक्टर में अच्छी चीज थी। दूसरा, भेड़ों की नस्ल सुधार से दो फायदे हुए, एक तो ऊन अच्छे किस्म की प्राप्त होने लगी, और दूसरा जो भेड़ों की मोटाई थी, कह सकते हैं मोटापा जो वो बढ़ा दिया गया, उससे जो मांस प्राप्त होता था वो भी अधिक प्राप्त होता था। तो ये काम किया था रॉबर्ट बैकवेल ने। फिर अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे व्हिटन नाम के, उन्होंने अनाज से भूसे को अलग करने की मशीन जो आज तक हम काम में लेते हैं, जिसको आप थ्रेशिंग मशीन के नाम से जानते हैं, उसका आविष्कार किया था व्हिटन ने। फिर मैककॉर्मिक ने फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया था जिसको हम हार्वेस्टिंग मशीन कहते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत सारा जो मैन्युअल लेबर है वो बच जाता है। तो कृषि के क्षेत्र में ये सारे आविष्कार हुए या ये सुधार हुए और उससे कृषि का क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट में, विकास में बहुत मदद मिली। अब देखते हैं कि वस्त्र उद्योग में क्या क्या जो है सुधार या आविष्कार हुए। वस्त्र उद्योग जो है वो उस समय औद्योगिक क्रांति का पर्याय बन गया था। पर्याय मतलब कि अगर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जिस उद्योग से मानी जाए तो लगभग वस्त्र उद्योग ही थी। भारत में जो ब्रिटेन ने उपनिवेश शुरू किया था वो भी इसीलिए किया था क्योंकि भारत से जो है कच्चा माल आसानी से मिल सकता था। तो यानी कि वस्त्र उद्योग को औद्योगिक क्रांति की नींव माना जा सकता है। तो वस्त्र उद्योग में देखो, सबसे पहले तो जॉन के ने जो है फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया। फ्लाइंग शटल लूम जो है क्या होता है, देखिए
जब कपड़ा बनाया जाता है, हम घर पे बनाते हैं, तो एक इंसान जो है कपड़े की चौड़ाई कितनी रख सकता है, जहां तक उसके हाथ फैल सके। लेकिन फ्लाइंग शटल लूम के आविष्कार से हुआ ये कि कपड़े की जो चौड़ाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब बहुत चौड़ा कपड़ा भी आसानी से बनाया जा सकता था। तो फ्लाइंग शटल लूम जो है कपड़े की चौड़ाई के लिए बहुत आसानी पैदा कर दी थी इसने। फिर जेम्स हरग्रीव्स ने कताई की मशीन बनाई। कताई क्या होती है, देखिए जो कॉटन होती है, जो कपास होता है, उसको कपड़े में परिवर्तित करने से पहले उसके धागों को जो है उसके रेशों को धागों में बदला जाता है, तो इसको कताई कहते हैं। तो उस कताई की जो मशीन थी जिसको स्पिनिंग जेनी कहा गया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने कहा। तो आप अगर इसको हिंदी में भी स्पिनिंग जेनी लिखते हो तो गलत नहीं है, ठीक है ना, आप दोनों ही नाम लिख सकते हैं। फिर रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। वाटर फ्रेम क्या होता है, देखिए जब कपास से कपड़ा बनाया जाता है तो अगर बहुत ज़्यादा सूखा जो है उसके आसपास का माहौल होता है तो क्या होता है, कपास के रेशे टूट जाते हैं। तो वाटर फ्रेम से क्या हुआ, जो रेशे हैं वो टूट नहीं पाते थे, उसके अंदर ह्यूमिडिटी जो है बनी रहती थी, उसकी जो आर्द्रता या नमी है जो वो बनी रहती थी। इससे धागा जो है वो मजबूत बनता था, ठीक है ना। अब अगर टूटेगा नहीं तो धागा लंबा और मजबूत बनेगा। तो वाटर फ्रेम का आविष्कार जो है रिचर्ड आर्कराइट ने किया। फिर सैमुअल क्रॉम्पटन ने जो है म्यूल का आविष्कार किया। म्यूल जो है वो इसी वाटर फ्रेम का जिसको हम कह सकते हैं कि अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब म्यूल से ये जो वाटर फ्रेम है उससे थोड़ी आगे की मशीन। इससे धागा मजबूत भी होता था और जो है और ज्यादा सुंदर भी होता था और टिकाऊ भी होता था। मतलब ये कहने का कि अब धागा और ज्यादा मजबूत हो गया, इसकी बजाय इससे भी ज्यादा मजबूत हो गया। फिर उसके बाद में एडमंड कार्टराइट ने जो है पावर लूम का आविष्कार किया। पावर लूम क्या होता है, देखिए लूम क्या होता है, सबसे पहले लूम ये हमने पढ़ा, लूम है ना। तो लूम का अर्थ होता है वो मशीन या वो ढांचा जो कपड़ा बनाए। तो अब इसको पावर लूम बना दिया। पावर लूम का मतलब पहले कपड़ा बनाने की जो मशीन थी वो हाथ से चलाई जाती थी। अब एडमंड कार्टराइट ने जो बनाई मशीन वो पावर से चल सकती थी, यानी शक्ति चालित थी। भाप की शक्ति से चल सकती थी, कोयले की शक्ति से चल सकती थी। तो ऐसी जो पावर लूम्स का आविष्कार है वो जेम्स कार्टराइट ने किया था। अब जानते हैं उन सारे चेंजेस, उन सारे बदलावों या फिर आविष्कारों के बारे में जो लौह इस्पात उद्योग में हुए थे। और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव थे इसलिए क्योंकि सारी मशीनें जो है वो लोहे या इस्पात या फिर स्टील से ही बनती थी। तो सबसे पहले जो है अब्राहम डर्बी ने जो है धमन भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किया। क्या होता है कि जब लोहा एस्क जो होता है या फिर जिसको हम आयरन ओर कहते हैं, उसमें काफी सारी अशुद्धियां होती है, कुछ बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो मिली हुई होती हैं प्राकृतिक रूप से, उनको पिघला कर अलग किया जाता है। तो इस धमन भट्टी से या इस ब्लास्ट फर्नेस से उस लोहे को, उस आयरन ओर को पिघलाना आसान हो गया था। दूसरा फिर डर्बी सेकंड भी आए थे, क्योंकि हम देखते हैं ना कि कोई दूसरा इसी नाम का आता है तो हम वो नाम दे देते हैं। तो डर्बी सेकंड ने क्या किया था, ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया और रॉट आयरन बनाया था फ्रॉम पिग आयरन। अब पिग आयरन या ढलवा लोहा क्या होता है, वो होता है जो हम सीधे निकालते हैं या फिर जिसको ऐसा लोहा होता है जिसमें कुछ मिलाया हुआ नहीं होता, विशुद्ध लोहा, लेकिन वो जो होता है इतना मजबूत नहीं होता, वो टूट जाता है। तो उसमें कुछ चीजें मिलाकर और उसको ऐसा बनाया जाना कि उससे जो है चादर तक बनाई जा सके लोहे की, उसको कहते हैं ढलवा लोहा। तो वो मजबूत होता है पहले से। हालांकि ये हम अब पढ़ रहे हैं, हमें बहुत गर्व करना चाहिए था, बहुत गर्व की बात है ये कि हमारे भारत में गुप्त काल और उससे पहले भी इस तरह के लोहे का जो है आविष्कार हो चुका था, बनाया जाता था। हालांकि हम उसको रिटेन नहीं कर पाए, उसको जारी नहीं कर पाए, इसलिए हमें इनकी महानता को मानना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास करने की जो मशीन, जो प्रक्रिया है, उसको किया था, खोजा था डर्बी सेकंड ने। फिर हेनरी कोर्ट ने जो है अलोदन भट्टी और बेलन मिल का आविष्कार किया। अलोदन भट्टी क्या होती है, ये पडिंग फर्नेस होती है और इसके अंदर डालने पर लोहे की जो अशुद्धियां होती है उनको ज्यादा अच्छी तरीके से साफ किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। और बेलन मिल से जो है लोहे की चादरें या उनको शेप देना आसान हो गया था। फिर
हेनरी बेसेमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि अगर लोहे से इस्पात बनाया जाता है या स्टील बनाया जाता है तो उसकी प्रक्रिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली उसको बेसेमर प्रोसेस या बेसेमर प्रक्रिया ही कहा जाता है। तो इस बेसेमर प्रक्रिया का जो है विकास हेनरी बेसेमर ने किया था। ये प्रक्रिया होती क्या है, इस प्रक्रिया में लोहे को इस्पात में बदला जाता है। खाली लोहे को अगर, जैसे मैंने कहा, मशीनें बनाई जाएगी, तो अगर वो मशीन कुछ ऐसी है, जैसे समझ लीजिए सूती कपड़ा बनाने की मशीन है, तो कॉटन को थोड़ा ह्यूमिड रखना पड़ेगा, थोड़ा उसको नम रखना पड़ेगा, पानी का यूज करना पड़ेगा। और सिर्फ लोहे पर अगर हम पानी लगाएंगे तो क्या होता है, लोहे में जंग लग जाती है, लेकिन इस्पात में, स्टील में जंग नहीं लगती। तो ये जो बेसेमर प्रक्रिया है, इसके द्वारा लोहे को स्टील में बदला जा सकता है, स्टील बनाया जा सकता है। तो ये बेसेमर प्रक्रिया का आविष्कार हेनरी बेसेमर ने किया था। तो ये वो चेंजेस हैं जो लौह उद्योग या आयरन इंडस्ट्री में देखने को मिले थे। और अब एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं कि परिवहन के क्षेत्र में क्या जो है ऐसे चेंजेस आए, ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को और ज्यादा बढ़ावा दिया। सबसे पहले तो स्कॉटलैंड के थे एक मकाडम, उन्होंने सड़क निर्माण का सही तरीका बताया। देखिए, जो आजकल जो सड़क बनती है ना, वो तरीका कि पहले पत्थर, बड़े पत्थर बिछाए जाते हैं, फिर छोटे पत्थर, फिर मिट्टी बिछाई जाती है, और फिर डामर कोल तार से सड़क बनाई जाती है। जी हाँ, ये एकदम परफेक्ट तरीका है। और ये जो तरीका है, ये स्कॉटलैंड के जो मकाडम है, उन्होंने ही द प्रॉपर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्ट द रोड जो है वो इन्वेंट किया था। ठीक है। फिर जेम्स ब्रीदली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने लंदन में वर्सली कैनाल या वर्सली नहर बनाई थी 1761 ईस्वी में, और उससे सिंचाई करना बहुत आसान हो गया, और सिंचाई मिलते ही जो उत्पादकता है फसलों की वो भी बढ़ गई। जेम्स ब्रीदली, वर्सली कैनाल जो है जेम्स ब्रीदली ने बनाई थी। और दुनिया में परिवहन, अच्छा, इससे सिंचाई के साथ साथ और इम्पोर्टेंट ये हुआ, हमें पता है कि परिवहन के साधनों को अगर हम देखें तो जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। ठीक है ना, जल परिवहन सबसे ही जो है चीपेस्ट फॉर्म है अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की। तो जैसे ही ये पहली कैनाल बनी, और ये देखा गया है कि इससे एक तो रास्ते की लंबाई जो है वो कम हो जाती है, और ये बहुत चीप भी पड़ता है, बहुत सस्ता भी है। तो इससे भी परिवहन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है क्रांतिकारी जो है परिवर्तन आ गए। फिर है फर्टिनोद द लेस्पेथ, ये आपको अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1869 में स्वेज नहर बनाई थी, या ये कह सकते हैं कि दुनिया के नक्शे में परिवर्तन कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि भूमध्य सागर और लाल सागर, बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ये जो स्वेज नहर बनाई गई थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये, कि ब्रिटेन से भारत आने की जो दूरी थी वो 1/3 कम हो गई थी। 1/3 का मतलब जहां 100 किलोमीटर चलना पड़ता है वो वहां सिर्फ 66 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ही चलना पड़े। तो ये जो स्वेज नहर बनी, इससे भी दूरियां बहुत कम हुई, और स्वेज नहर को दुनिया के नक्शे का क्रांतिकारी कदम माना जाता है। और ये फर्डिनांड दे लेस्पेथ, फ्रांस के थे ये, इन्होंने स्वेज नहर बनवाई थी। या फिर अमेरिका के रॉबर्ट फुल्टन ने पहली बार वाष्प चालित नौका, जिसको हम स्टीम बोट कहते हैं, स्टीम बोट का आविष्कार किया था। अब जो है नाव चलाने के लिए हाथों से जो है पतवार नहीं खेनी पड़ती थी, और स्टीम से, भाप से ही नौका या बोट चलाई जा सकती थी। जॉर्ज स्टीफेंसन ने सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किया था। ये जो लोकोमोटिव्स होते हैं, जो ट्रेन चलाने वाले इंजन होते हैं, वो भी भाप से चलने लगे, और इस इंजन को नाम दिया गया था रॉकेट। ठीक है। और पहली रेलगाड़ी जो दुनिया में चली थी वो 1830 में मैनचेस्टर से लिवरपूल तक चली थी। तो ये वो परिवर्तन है जो परिवहन के क्षेत्र में हुए, और चीजों को लाना ले जाना, इंसानों का आना जाना, ये सब बहुत आसान हो गया था इन परिवर्तनों से। और दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परिवर्तन जो संचार के क्षेत्र में हुए, जिन्होंने क्रांति को उसकी पराकाष्ठा, उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया था, वो थे सबसे पहले 1844 ईस्वी में सैमुअल मोर्स ने तार यंत्र या टेलीग्राम डिवाइस का आविष्कार किया था। ठीक है ना, ये तार यंत्र अब तो खैर बंद हो गए हैं, लेकिन उस समय क्या होता था कि अगर कोई सूचना बहुत जल्दी से कहीं पहुंचानी होती है तो उसके लिए ये इस प्रकार का डिवाइस बनाया गया था। सैमुअल मोर्स ने बनाया था 1844 में। और 1876 में
ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जो कि सबसे क्रांतिकारी आविष्कार है, जिसको हम आज मोबाइल के रूप में देख रहे हैं। उसका जो जनक है टेलीफोन, उसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था 1876 ईस्वी में। ठीक है, तो ये वो आविष्कार थे जिन्होंने दुनिया की दशा और दिशा दोनों को बदला था, औद्योगिक क्रांति को गति दी थी। इसके साथ ही औद्योगिक क्रांति का ये जो टॉपिक है, इस चैप्टर में ये एक ही टॉपिक इंक्लूडेड है, तो ये जो टॉपिक है ये यहाँ खत्म होता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद जो हमारा सिविक्स, जो राजनीति विज्ञान के जो वीडियोज हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।